आएगा। मैं कब तक पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। जयशंकर ने अपनी फॉरेन पॉलिसी से मिला दिया पाकिस्तान को मिट्टी में, देखकर पाकिस्तान की निकल गई चीखें। अच्छा, पूरी दुनिया में जयशंकर जी की धूम। जयशंकर जी ने है वाकया वजह तो पाकिस्तान के खिलाफ तो सख्त बोलते नहीं, ऐसा जवाब देते नहीं, डायरेक्ट कहते हैं कि आतंकवाद का टाइम, मतलब डायरेक्ट कोई एक होता है ना इशारा दे के बोलना, इशारे की तो बात ही नहीं रहती है, वो तो डायरेक्ट बोल जाता है भाई बंदा। वॉच करते हैं भाई साहब, ऑन करते हैं स्टार्ट। रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला ही था कि दुनिया में हो हल्ला मच गया। चर्चा होने लगी कि यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। दुनिया की महाशक्तियों और कई बड़े बड़े देशों ने अपनी अपनी लॉबी बना ली। रूस का विरोध होने लगा और यूक्रेन के लिए सहानुभूति पैदा होने लगी। इसी बीच सबकी निगाहें हिंदुस्तान पर आ टिकती हैं। रूस सालों से हिंदुस्तान का अच्छा दोस्त था, ऐसे में दुनिया हमारी तरफ क्यूरियस होकर देखने लगी कि आखिर मोदी और भारत की सरकार युद्ध पर क्या बोलती है। क्या बाकियों की तरह हम भी रूस का विरोध करते हैं या फिर दोस्ती निभाते हैं। इस दौरान कई देशों की तरफ से प्रेशर डेवलप होने लगा और रूस के साथ साथ हमारे लिए भी काफी कुछ कहा जाने लगा। लेकिन तभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ ऐसा कह डाला कि पूरी दुनिया सन्न रह गई और हर जगह एस जयशंकर की चर्चा होने लगी। बात कही जाने लगी कि ये मोदी का नया भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। साथ ही देश में यह बहस होने लगती है कि क्या एस जयशंकर सही मायनों में अब तक के सबसे सफल विदेश मंत्री हैं। क्या उनके जरिए विश्व में हिंदुस्तान को वर्ल्ड लीडर बनाने की तैयारी की जा रही है या फिर दो टूक दिए जा रहे बयान रिश्ते खराब कर रहे हैं। अब क्या है ये पूरी कहानी और कैसे एक एम्प्लॉय से लीडर बने एस जयशंकर, सारी डिटेल इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि रशिया यूक्रेन वॉर हो ही रही थी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका गए। वार्ता के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मंच सजा हुआ था, कंधों पर बड़े बड़े कैमरे चढ़े हुए थे और हाथ में माइक लिए रिपोर्टर्स ने कॉन्फ्रेंस हॉल पूरी तरह से भरा हुआ था। सवालों की बौछार हो ही रही थी कि तभी एक पत्रकार ने वो सवाल पूछ दिया जिसकी उम्मीद सारी दुनिया लगाए बैठी थी। दरअसल रिपोर्टर ने रूस से भारत के तेल खरीदने पर सवाल पूछ दिया, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर सामने आए और दो टूक शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि भारत रूस से जितना तेल एक महीने में खरीदता है उतना यूरोप एक दोपहर में खरीद देता है। जयशंकर के इस तल्ख जवाब की चर्चा दुनिया भर की मीडिया में होने लगी। जयशंकर यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने अमेरिका तक को आंख दिखा डाली। दरअसल इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में मानव अधिकारों की स्थिति पर उनकी नजर है। ब्लिंकन की इस टिप्पणी पर वॉशिंगटन में भारतीय पत्रकारों ने जयशंकर से भी जवाब मांगा तो उन्होंने बिना हिचकिचाए बोल दिया कि जिस तरह से अमेरिका भारत में मानव अधिकारों को लेकर अपनी राय रखता है, उसी तरह से भारत भी अमेरिका में मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर अपना विचार रखता है। उस वक्त जयशंकर की इस टिप्पणी को काफी तल्ख और सख्त माना गया, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका को उसकी धरती पर आईना दिखा दिया था। एस जयशंकर का ये तेवर फिर कभी भी नरम नहीं पड़ा और उनका तेवर अब भी उतना ही तल्ख है और वो जंजीर के एंग्री यंग मैन वाली फील देते हैं जो उसूलों की लड़ाई लड़ता है, ओछी राजनीति कम और प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा करता है। वैसे एस जयशंकर की टिप्पणियां काफी सटीक होती हैं, वो ज्यादा यहाँ वहाँ की बात ना करते हुए सीधी बात करते हैं। कुछ वक्त पहले भारत पर यूरोप दबाव डाल रहा था कि वो यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध करे, लेकिन नॉर्वे के विदेश मंत्री के सवाल का जवाब देते हुए एस जयशंकर ने कहा था, याद कीजिए अफगानिस्तान में क्या हुआ था। यहाँ की पूरी सिविल सोसाइटी को दुनिया ने छोड़ दिया। जब एशिया में नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती मिली तब हमें यूरोप से व्यापार बढ़ाने की सलाह मिली। कम से कम हम सलाह तो नहीं दे रहे हैं। अफगानिस्तान के मामले में किस नियम आधारित व्यवस्था का पालन किया गया सब जानते हैं। कोई टकराव नहीं चाहता और यूक्रेन रूस संघर्ष में कोई विजेता नहीं होगा। यहाँ उन्होंने अपनी स्किल फुल डिप्लोमेसी का प्रमाण दिया है और टफ नेगोशिएशन टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजिक विजन वाले एस जयशंकर का लोहा न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे मुल्क भी जान गए हैं। अपना काम बखूबी समझने वाले जयशंकर बेहद अनुभवी हैं और बहुत ब्रेव भी। तभी अपने भाषणों और बहसों में हिंदुस्तानी मीडिया तो छोड़िए साहब, पश्चिमी मीडिया तक को हाथों हाथ ले लेते हैं।
उनके वन लाइनर तो पहले से ही काफी चर्चा में रहते हैं, जिसके बाद तो किसी का कुछ भी कहना नामुमकिन हो जाता है, जो पीएम मोदी की दिस इज न्यू इंडिया वाली बात को बिल्कुल सिद्ध साबित करता है। वैसे एस जयशंकर के बयानों को उनका निजी बयान मानना भी गलत होगा, क्योंकि ये भारत की विदेश नीति में आई नई शिफ्टिंग की ओर इशारा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर में एक मजबूत धारणा बन रही है कि अमेरिका हो या पश्चिम, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका उदाहरण है जब अमेरिका ने पाकिस्तान से F-16 को लेकर डील कर दी थी, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादियों का सगा है और अपना सारा असला बारूद भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। उस वक्त एस जयशंकर ने अमेरिका तक को नहीं छोड़ा था। उस दौरान अमेरिका ने तर्क दिया कि आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए F-16 के रखरखाव के पैकेज को मंजूरी दी गई है, जिस पर जयशंकर ने कहा कि हर कोई जानता है कि F-16 का कहां और किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। आप इस तरह की बातें कहकर किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। इसी तरह जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों को नाम देकर अपना बताया, तो भारत ने एस जयशंकर को आगे करके इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं आपके घर का नाम बदलूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य था और रहेगा। नाम बदलने से कुछ नहीं होता और ना ही इससे कोई फर्क पड़ता। हमारी सेना सीमा पर तैनात है और जानती है कि उसे वहां क्या करना है। वैसे मोदी की मिसाइल के नाम से मशहूर एस जयशंकर के सामने पाकिस्तान की भी हवा टाइट हो जाती है साहब। 2023 में करीब 12 साल बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आता है, लेकिन हिंदुस्तान में उससे किसी ने हाथ तक नहीं मिलाया। मौका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग का था, जो गोवा में हो रही थी, जिसमें शामिल होने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आए थे। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री से उनका आमना सामना हुआ, लेकिन ना कोई हैंडशेक हुआ और ना ही कोई गर्मजोशी से स्वागत। उल्टा जयशंकर ने पाकिस्तान को सामने सामने से ही खरी खोटी सुना दी। उन्हें पाकिस्तान को प्रमोटर, जस्टिफायर, स्पोक्स पर्सन ऑफ द टेररिज्म इंडस्ट्री बता डाला। धारा 370 पर सवाल उठाए तो अंग्रेजी का एक फ्रेज कहकर सबकी बोलती बंद कर दी। कहा कि वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, 370 इज हिस्ट्री। देखिए, विश्व पटल पर हिंदुस्तान के इस तरह से बयान इसलिए भी सुर्खियों में हैं क्योंकि आज तक के इतिहास में हमने जो भी फैसले लिए या बयान दिए वो ज्यादातर डिप्लोमेटिक थे। हम चीजों को पहले ऑब्जर्व करते थे और फिर सही लगे तब जवाब देते थे। यही वजह है कि विपक्ष एस जयशंकर के दो टूक जवाब वाले फॉर्मूले को सही नहीं समझता, लेकिन भाजपा के लोग इस पर खूब वाहवाही बटोरते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एस जयशंकर पीएम मोदी के बहुत खास हैं और उन पर मोदी बहुत भरोसा भी करते हैं, जिसकी शुरुआत तब हुई जब एस जयशंकर को अमेरिका में भारत का राजदूत बनाया गया था। ये बात मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की है साहब। उस वक्त सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हुआ करती थी। एस जयशंकर पहले से ही तेज तर्रार छवि वाले डिप्लोमेट थे। ऐसे में उन्होंने ना जाने ऐसा क्या जादू चलाया कि जिस अमेरिका ने एक वक्त मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था, उसने प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का पलके बिछाकर स्वागत किया। मोदी ने जब सितंबर 2014 में अमेरिका का पहला दौरा किया, तब सारी प्लानिंग एस जयशंकर ने ही की थी। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर में मोदी को देखने और सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ गई थी, जिससे मोदी बहुत प्रभावित हुए थे। कहा जाता है कि जब 26 जनवरी 2015 में उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत का दौरा किया, तब भी जयशंकर की बड़ी भूमिका रही थी। एस जयशंकर के निजी जीवन की अगर बात करें तो उनका जन्म 9 जनवरी 1955 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता के सुब्रमण्यम भी सिविल सर्वेंट थे और मां एक शिक्षिका थी। दिल्ली के स्टीफेंस कॉलेज से रसायन विज्ञान में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एमफिल और फिर पीएचडी की, जिसके बाद वो 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और पहली पोस्टिंग मॉस्को में मिलती है। विदेश सेवा में रहते हुए जयशंकर अमेरिका और चीन जैसे महत्वपूर्ण देशों में भारत के राजदूत रहे। भारत और अमेरिका के बीच बेहद महत्वपूर्ण आसान्य परमाणु समझौते के दौरान भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। वैसे अमेरिका के अलावा भारत के लिए चीन और रूस भी बहुत अहम है, जहां एस जयशंकर ने भारत के लिए बतौर राजदूत काम किया और यही अनुभव उनको मोदी के और करीब ले आया। इसलिए जब 31 जनवरी 2015 में एस जयशंकर का अमेरिकी राजदूत का कार्यकाल खत्म होता है तो उन्हें सीधा विदेश सचिव की जिम्मेदारी दे दी गई। हालांकि तब विदेश सचिव के तौर पर सुजाता सिंह का कार्यकाल 7 महीने का बचा हुआ था।
लेकिन फिर भी जयशंकर को वेटेज दिया गया। कहा जाता है कि यूपीए 2 में मनमोहन सिंह भी एस जयशंकर को विदेश सचिव बनाना चाहते थे, लेकिन सुजाता सिंह को सीनियरिटी और महिला होने के कारण प्राथमिकता दी गई। विदेश सचिव का कार्यकाल 2 साल का होता है। ऐसे में जयशंकर मोदी सरकार में विदेश सचिव रहने के बाद मई 2018 में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड में ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स के अध्यक्ष बने। लेकिन फिर 2019 का आम चुनाव हुआ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रचंड जीत के साथ सत्ता में आई। मोदी के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट सामने आई, लेकिन सुषमा स्वराज इस लिस्ट में नहीं थी। कहा गया कि उन्होंने सेहत का हवाला देकर मंत्री बनने से इनकार कर दिया है। फिर सवाल उठने लगा कि जब मंत्रिमंडल में सुषमा स्वराज नहीं होंगी तो फिर विदेश मंत्रालय किसको सौंपा जाएगा। कयासबाजी हो रही थी कि तभी एस जयशंकर ने मंत्री पद की शपथ ले ली और स्पष्ट हो गया कि मोदी के दूसरे कार्यकाल में विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी वही संभालेंगे। हालांकि सुषमा स्वराज के बाद मंत्रालय किसे दिया जाएगा, इसका फैसला नरेंद्र मोदी और उनके सलाहकारों के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त अधिकांश पड़ोसी देशों से संबंध ठीक नहीं चल रहे थे। अमेरिका से बढ़ती नजदीकियां कई देशों को नागवार गुजर रही थी, खासकर रूस को, जिस वजह से चीजें खराब होने का खतरा मंडरा रहा था। अटकलें लगाई जा रही थी कि रूस पाकिस्तान से रिश्ते बनाने की सोच रहा है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किसी भी सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो होता है। यह मंत्रालय इतना इंपॉर्टेंट होता है साहब कि ज्यादातर प्रधानमंत्रियों ने इसे खुद ही संभाला है। उधर एस जयशंकर के लिए भी जिम्मेदारी दोगुनी थी, क्योंकि उन्हें सुषमा स्वराज की जगह भरनी थी। साथ ही उनकी तुलना सुषमा स्वराज के साथ साथ वाजपेयी, नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, पीवीएन राव, प्रणब मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे दिग्गजों से होनी थी, और जिन्होंने अपने अपने कार्यकाल में विदेश मंत्रालय का जिम्मा संभाला था। एस जयशंकर के लिए मंत्रालय संभालना इसलिए भी आसान नहीं था, क्योंकि मिनिस्ट्री का अफसर होने और मिनिस्ट्री संभालने में बहुत अंतर होता है। ऑर्डर लेने और देने में भी अंतर आ जाता है। इतना ही नहीं, खुद की विश्वसनीयता और काबिलियत साबित करना भी जयशंकर के लिए चुनौती थी, देश में भी और विदेश में भी। शुरुआत में उन पर यह जिम्मेदारी भी थी कि वो अपने बॉस को बता पाएं कि मंत्रालय के अंदर और मंत्रालय के बाहर की चीजों को वो किस नजरिए से देख रहे हैं। साथ ही यह विश्वास हासिल करना कि मोदी उनकी बातों को सुने, इतनी गंभीरता से सुने कि दुनिया के दूसरे मुल्क भी उनकी एक एक बात के मायने समझे। लोगों को समझ में आए कि मंत्रालय ऐसे नेता के हाथ में है जिसे पता है कि वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। उसे अपना काम करने में पूरी स्वतंत्रता है और छोटी छोटी चीजों को लेकर अपने मास्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉरेन अफेयर्स को देखें तो यहाँ दो देशों के बीच कुल मिलाकर एक्सट्रीम हार्ड बार्गेन और नेगोशिएशन होता है। मंत्री को पावर और अथॉरिटी दोनों रखनी पड़ती है ताकि वो पूरी कन्विक्शन के साथ देश का पक्ष रख सके। कुछ लोगों का मानना है कि एस जयशंकर को पहले 2 साल में इसे लेकर थोड़ी दिक्कतें हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने सही कैरेक्टर को दिखाया और खुद को हर स्तर पर बिल्कुल सही साबित किया। फिर वो चाहे इंटरव्यूज हो या फिर बहस, उनकी छवि कड़क लीडर के रूप में सामने आई। वैसे तल्ख जवाब देने से इधर उन्हें अपनी विदेश नीतियों को लेकर भी जाना चाहता है। फिर बात चाहे यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने की हो या फिर इजराइल और हमास युद्ध के दौरान भारत के रुख, रूस से तेल खरीदने से लेकर विदेश में भारत का पक्ष मजबूती से रखने तक में एस जयशंकर ने खुद को सभी मोर्चों पर बखूबी साबित किया है। कई मौकों पर एस जयशंकर ने दुनिया में भारत की साख बढ़ाने का काम भी किया है साहब, और कई मौकों पर देश के लिए संकट मोचन की भूमिका भी निभाई है। उन्होंने विश्व पटल पर भारत के नेताओं और पार्टियों को सिखाया है कि हर बार झुककर जवाब नहीं बल्कि सीना ठोककर भी अपना मत रखा जा सकता है। अब ये समझ लेते हैं कि भारत को लेकर एस जयशंकर क्या सोचते हैं। तो कुछ साल पहले सितंबर 2020 में आई उनकी किताब द इंडिया वे में कहा गया कि इन 3 चीजों ने भारत की विदेश नीति को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। पहला, देश का विभाजन। जयशंकर की किताब के अनुसार विभाजन के कारण भारत का आकार छोटा हुआ और चीन की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ गई। दूसरा ये कि 1991 के आर्थिक सुधार में देरी हुई। जयशंकर का मानना है साहब कि पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर आर्थिक सुधार पहले हो गया होता तो भारत पहले ही अमीर राष्ट्र बन जाता। तीसरी बात ये कही गई कि भारत ने परमाणु हथियार चुनने के मामले में देरी की। जयशंकर ने इन तीनों बातों को भारत के लिए बोझ बताया। वैसे मोदी सरकार में बतौर विदेश मंत्री एस जयशंकर के कामकाज को आप कैसे? इधर हुई वीडियो खत्म भाई। कैसे क्या देखना है भाई। इस बंदे ने हमारी मार कर रखी है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर जब इनके सामने गया था तो उसको आतंकवाद की फैक्ट्री का स्पॉन्सरशिप बताया था कि तुम लोग स्पॉन्सर करते हो
आतंकवादियों को, तो सोचो कि ये फिर कैसा फॉरेन मिनिस्टर है जो हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को तो इसने ऐसा नंगा किया कि आज दुनिया का सारे देश हमें वाकया में कहते तुम आतंकवादी हो। वाकया वजाद हर मकाम पे जयशंकर साहब ने यही बोला है कि ये आतंकवाद की और पाकिस्तान फैक्ट्री है, जब तक ये फैक्ट्री बंद नहीं करेगा हम तलाकात नहीं चला सकते। और भाई साहब बोला है भाई, उन्होंने सबूत भी दे के सीधा सीधा बोला है। और अमेरिका की बात की, जो अमेरिका को जो बंदा मुंह पर बोल दे कि बेटा तुम्हारी तो नजर है इंडिया में, लेकिन हमारी भी अमेरिका में नजर है कि तुम लोग आम ह्यूमन बीइंग के साथ क्या कर रहे हैं। देखो ना उन्होंने अमेरिका में बैठ के कैसा उनको धरा है उनके सामने कि भाई साहब तुम लोग इंडिया पे तो अंगली उठाते हो, अपने देश में भी देखो क्या बना हुआ है। वही भाई साहब जयशंकर जी ने उंगली तोड़ के ना भाई साहब इनको वापस कर दी थी। लो भाई साहब ये रही, ये जवाब तो इनके पास होता ही ना, कोई इंडिया पे अंगली तो उठाए। इस बंदे ने इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पर खड़ा कर दिया, इंडिया को मतलब उस लेवल पे खड़ा किया कि कोई देश इंडिया को अब कुछ बोलता नहीं है। उसको पता है कि अगर वो बोलेगा तो दुनिया में एक बंदा है जयशंकर जो मोदी जी का साथी है, वो उसको नंगा करके रख देगा। फॉरेन पॉलिसी कामयाब है, वजह फॉरेन में सीना ठोक के चीज की बोलता है। वही ना भाई साहब, वही तो ये देखना दुश्मनी अगर जयशंकर जी से निभाओगे तो जयशंकर कश्मीर के बारे में जयशंकर से बात की गई थी ना, कश्मीर के बारे में आप क्या समझे, पाकिस्तान क्या, उन्होंने बोला पाकिस्तान का नाम ना लो, मेरे सामने पाकिस्तान का नाम ही ना लो, आतंकवाद का स्पॉन्सरशिप है। कहता है भाई साहब उससे तो निबड़ लेंगे और पीओके हमारे पास आ जाएगा, हमें कुछ करने की भी जरूरत। और चाइना को भी ठोक के जवाब दिया कि हमारे इलाकों के नाम तो बदल दिए इसने, नाम बदलने से कोई नहीं होता, हमारी फौज तो एलओसी पर सारी खड़ी है, अगर कोई होता है तो सामने आए। डायरेक्ट बोला। और उसके बाद चाइना के में भी हिम्मत नहीं हुई कि भाई भारत के आगे खड़ा तो है। ये जयशंकर के किसी ने ठोके जवाब दिया यार, ये कसम से नया है इंडिया, यकीन मानो कि भाई हमने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया इस तरह की ललकारे दुनिया को लगाएगा और दुनिया उसके आगे सर झुका के, बिल्कुल यकीन मानो सारे सोच रहे थे कि भाई साहब इंडिया सर झुका के रहेगा अपना भाई साहब देश आगे बढ़ाएगा, लेकिन नहीं, सीना ठोक के अपना देश को आगे बढ़ा रहा है और भाई अपने आप को प्रूव कर रहा है कि महाशक्ति सिर्फ इंडिया इस दुनिया। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर वीडियो तुम करते